हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेंटोर जी क्लासेस में। मैं विजय फिर आपके साथ जुड़ा हूं बजाने नीट का डीजे। बच्चों, नीट इज अप्रोचिंग gradually and slowly, day by day, and days are going on decreasing, and we are helping you out to trace this path easily, conveniently, and economically. In the same series, I am approaching to explain you the basic criteria or basic concept regarding the rest of the portion of photosynthesis. So let's begin this live class and understand the basic of photosynthesis of the remaining part of the photosynthesis. So let's start. So we have completed before primary acceptor of CO2. अब यहां पर बड़े अच्छे तरीके से इस पॉइंट ऑफ व्यू को समझते हैं। देखिए, दो एस्पेक्ट्स सामने आए। पहला, भाई अभी तक हम बायोसिंथेटिक फेज जो है, बायो बायोसिंथेटिक फेज के बेसिस पर हमने दो एस्पेक्ट्स को पढ़ा, भाई C3 C4। तो इसका मतलब यह है, अगर C3 है तो एक कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल एटलीस्ट दो कार्बन वाले प्राइमरी एक्सेप्टर से जुड़ेगा, तब जाकर 3PGA बनेगा, तीन कार्बन वाला। तो जो भी है, पहले यही पॉइंट ऑफ व्यू सोचेगा अपने दिमाग में। और इसी तरीके से यहां पर आप देखें तो एक CO2 यानी कि एक कार्बन इसके अंदर, और जब ये तीन कार्बन वाले प्राइमरी एक्सेप्टर के साथ जुड़ेगा तो कहीं जाकर तब चार कार्बन वाला OAA बनेगा। तो अब यहां पर तो ये बात कहीं ना कहीं साबित हो गई, क्योंकि इसमें फॉस्फोइनोल पायरुवेट तीन कार्बन वाला ही है। लेकिन यहां पर सारा का सारा उलटफेर था। यहां पर प्राइमरी एक्सेप्टर दो कार्बन वाला ना होकर पांच कार्बन वाला हमें पेंटोज शुगर मिली, और दिस इज 5 कार्बन कीटोज शुगर एंड दैट इज राइबुलोज बिसफॉस्फेट। ठीक है, जो कि कोई सोच नहीं सकता था, जो पहली बार दिमाग में नहीं आता। तो इसका मतलब क्या है कि 5 और 1 6 यानी कि दो मॉलिक्यूल पीजीए के बनेंगे। दैट मीन्स सो। तो भाई या तो हम हर कोई एक मॉलिक्यूल की सोचेगा ना, मोस्ट प्रायर। तो इसी वजह से इस डिस्कवरी में काफी टाइम लगा। इट विल टेक अ लॉट्स ऑफ टाइम टू रिकॉग्नाइज दैट पर्टिकुलर। ठीक है, समझ में आ रही है बात। अब एक चीज कंफर्म है कि दैट इन ऑल फोटोसिंथेटिक प्लांट्स, चाहे C4 प्लांट्स हैं वो, चाहे C3 प्लांट्स है, C3 साइकिल इज कॉमन, वो होनी ही होनी है। समझ में आ रही है बात। चाहे प्लांट C3 है चाहे प्लांट C4 है, C3 साइकिल इज कॉमन। जैसे कहते हैं ना हम कि भाई रेस्पिरेशन कोई सा भी हो, पहला स्टेप कॉमन है, ग्लाइकोलाइसिस वो सभी में ही होता है। तो उसी तरीके से बायोसिंथेटिक फेज में के बेसिस पर दो टाइप के हैं प्लांट, C3 प्लांट, C4 प्लांट्स। तो कितने ही टाइप के क्यों ना हो, दो टाइप के, लेकिन सभी में C3 साइकिल तो होगी ही होगी। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको दिमाग में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए जी।
अब केल्विन साइकिल की बात करते हैं, ब्रैकेट में इसके लिख लीजिए C3 साइकिल। ठीक है जी। अब इसमें देखिए सबसे पहला तो यही बात हो गई कि C3 या C4 कोई सा भी प्लांट हो उसमें ये साइकिल होनी ही होनी है, दैट इज मस्ट। अब देखिए इसको साइकिल के बेसिस पर समझते हैं, इधर ध्यान देते हैं इसको। देखिए ध्यान से, लेट्स फोकस ऑन दैट। तो सबसे पहला स्टेप है इसका कार्बोक्सिलेशन। कार्बोक्सी मीन्स CO2 और लेशन मीन्स एडिशन, एडिशन से लिया गया है लेशन, यानी कि CO2 का किसके साथ जुड़ना, राइबुलोज 1,5 बाइफॉस्फेट के साथ, सॉरी बिसफॉस्फेट, बिस। जब हम बल्कियर ग्रुप को लेते हैं कि कार्बन पर तो बिस ट्रिस ऐसे यूज करते हैं, तो वो सेम। और ये 5 कार्बन कंपाउंड, ठीक है जी। तो 5 के साथ एक, तो इसका मतलब इनटू 2 मॉलिक्यूल्स, ठीक है जी, 2 मॉलिक्यूल बन गए। अब इसको हम फिक्सेशन ऑफ कार्बन भी कहते हैं, एंड दैट विल टेक प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ रुबिस्को, जिस द एंजाइम राइबुलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजिनेज, यहां पर ये कार्बोक्सिलेज की भूमिका अदा कर रहा है, प्ले द पार्ट ऑफ कार्बोक्सिलेज। ठीक है, क्लियर। सो दिस स्टेप, that means formation of 2 molecules of 3-phosphoglyceric acid, that is PGA, 3 carbon compound with when ribulose 1/5 bisphosphate combined with CO2 in the presence of rubisco। तो इस पूरे प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं, कार्बोक्सिलेशन या कार्बन फिक्सेशन, एंड दिस इज द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट। ठीक है, ये पहला स्टेबल प्रोडक्ट बनता है। अब फिर हमारा इसमें मल्टीपल रिएक्शंस होते हैं और ये पीजीए आपका ट्रायोस फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है। तो उस दौरान हमें एटीपी और एनएडीपीएच यूज होते हैं। एटीपी का काम है टू प्रोवाइड फॉस्फेट ग्रुप, एटीपी तो फॉस्फेट ग्रुप प्रोवाइड करने के लिए होता है, फॉस्फेट एडिशन करने के लिए ट्रायोस फॉस्फेट, ठीक है जी। और एनएडीपीएच का काम है रिडक्शन। रिडक्शन किससे करेगा ये, क्योंकि ये एच आयन प्रोवाइड करेगा, हाइड्रोजन प्रोवाइड करेगा जो रिड्यूस करेगा सब्सटेंसेस को। समझ में आ रही है बात। तो ये दोनों पर्पस के लिए हमें क्या ले रहे हैं, अब देखो एटीपी एडीपी में बदल गया और एनएडीपी, ठीक है, क्लियर। और ये किस में बदल गया, ट्रायोस फॉस्फेट में। अब इसमें से कुछ ग्लूकोज बनाते हैं और कुछ वापस रीजनरेट करते हैं राइबुलोज को। समझ में आ रही है बात। जितने भी बने उनमें से कुछ क्या करते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं, ग्लूकोज से स्टार्च बनता है, और कुछ रीजनरेट करते हैं। अब रीजनरेट में फिर एटीपी यूज होते हैं, एडीपी में बदलते हैं, या फिर एटीपी यूज हो रहे हैं और ये फिर राइबुलोज बिसफॉस्फेट, एंड दिस साइकिल इज गोइंग ऑन एंड ऑन। तो पहला हो गया कार्बोक्सिलेशन, दूसरा हो गया रिडक्शन, और तीसरा स्टेप हो गया रीजनरेशन। और इस तरीके से ये तीनों स्टेप मिलाकर टोटल हमारा C3 साइकिल डेवलप होता है। ठीक है जी। अब एक कार्बन डाइऑक्साइड के लिए हमें एटीपी भी चाहिए और एडीपी भी, वो सॉरी एनएडीपीएच भी चाहिए। ठीक है, तो एटीपी हमें 2 जगह चाहिए, एक तो आपका रिडक्शन में और एक रीजनरेशन में। तो रिडक्शन में 2 एटीपी लगते हैं, एक कार्बन डाइऑक्साइड के लिए और
रीजनरेशन में एक एटीपी लगता है, और इसके लिए हमारे 2 NADPH लगते हैं। ठीक है, अब टोटल ये 6 टर्न्स होंगे, तब एक ग्लूकोज बनेगा। 6 बार चक्कर चलेगा, ये एक ग्लूकोज तब बनाएगा, क्योंकि हमें क्या चाहिए, 6 CO2 चाहिए। रिक्वायरमेंट क्या है, ओवरऑल रिएक्शन में मिनिमम 6 CO2 है ना, तब उससे एक ग्लूकोज बन रहा मॉलिक्यूल। तब इस हिसाब से हमें 18 तो चाहिए एटीपी और 12 चाहिए हमें NADPH, तब जाकर हमारा काम एक ग्लूकोज बनाने का हुआ। तो हमारा इनपुट क्या हुआ, 6 CO2 molecules, 18 ATP molecules and 12 NADPH molecules। आउटपुट क्या मिला हमें, हमें मिला एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल 6 CO2 से, 18 ATP से 18 ADP मिले हमें, और 12 NADPH 12 NADP प्लस में बदल गए। और यही टेबल आपको लास्ट में दी हुई है। इज इट क्लियर? तो देखिए, दैट इज गिवन सेम इन द लास्ट। आप देखेंगे दिस वन 6 CO2 1 ग्लूकोज 18 ATP 18, ठीक है, और यहां पर टू मेक 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज 6 टर्न्स ऑफ साइकिल आर रिक्वायर्ड। सो हाउ मेनी ATP वी हैव कैलकुलेटेड दीज वंस। ठीक है, और यही वजह है कि साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन डार्क रिएक्शन, देखो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया हुआ है, इट इज probably to meet this difference in number of ATP NADPH used in dark reaction that the cyclic photophosphorylation takes place। एक्स्ट्रा ATP, क्योंकि साइक्लिक में 2 ATP बनते हैं। अब ये मैजिकल लाइन हो गई आपकी नीट के लिए, समझ में आ रही है बात, क्योंकि नॉन साइक्लिक में एक ATP बन रहा है साइटोक्रोम B6 से साइटोक्रोम F, और एक NADPH बनता है। साइक्लिक से आपका पहले प्लास्टोक्यूनोन से आएगा एक ATP, और फिर आएगा दूसरा साइटोक्रोम B6 से F, तो 2 ATP बन रहे। तो ATP का फायदा कौन ज्यादा कर रहा है, तो इसलिए यही चीज इसलिए कह रहे हैं, इट इज प्रोबेबली टू मीट दिस डिफरेंस इन नंबर ऑफ ATP एंड NADPH, ठीक है, डार्क रिएक्शन दैट द साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन टेक प्लेस। इज इट क्लियर? तो ये एक पॉइंट नोटेड करने वाला हो गया आपका। दूसरा आप देखें तो इसमें तो सारी बातें वही आई हैं आपकी, कार्बोक्सिलेशन, फिक्सेशन, स्टेबल ऑर्गेनिक इंटरमीडिएट, क्रूशियल स्टेप, RUBP, 3PGH 2 मॉलिक्यूल बन गए, और ऑक्सीजनेस रुबिस्को हो गया। देखो भाई बात, ट्रायोस फॉस्फेट जरूरी नहीं है, ये किसको कह रहे हैं, तो इस चीज में दिमाग मत लगाइए। ट्रायोस, हाँ हाँ बिल्कुल ठीक बात है, ट्राई का मतलब यहाँ 3 ही है, लेकिन अब वो किस तरीके से बनते हैं इसका, अब वो केमिकल के नेचर के ऊपर डिपेंड करता है ना, कि कौन सा केमिकल दिया हुआ है। जब हमसे कोई बात ही नहीं करी हुई, तो इसका और डीप जाने का कोई बेनिफिट नहीं मिलता, ना वो पूछा जाना। वो बात एक अलग है, वो ट्राई वाली बात तेरी ठीक है। देखिए जी, यहां पर अब 2 मॉलिक्यूल और 1 मॉलिक्यूल का हो गया, 6 टन्स की बात बता दी उन्होंने, रीजनरेशन भी हमने। देखो अगर रीजनरेशन नहीं होगा तो देखो ये फिर पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया, साइकिल इज टू कंटिन्यू अनइंटरप्टेड। अगर अनइंटरप्टेड करना है तो ये रीजनरेशन हमारे लिए जरूरी है, और ये क्वालिटी पॉइंट हो ही गया।
ठीक है जी, क्लियर। अब नेक्स्ट आता है जी C4 पाथवे, जिसे हम कहते हैं, अब इसमें बहुत सारी चीजें समझने की है, बहुत सारी चीजें ध्यान में रखने की है। लेट्स बिगिन विथ वेरी सीरियसली। देखो C4 पाथवे के ब्रैकेट में लिख लीजिए हैच एंड स्लैक साइकिल पाथवे। अब इसको बड़े ध्यान से समझिए। देखिए सबसे पहले C4 प्लांट्स के अंदर क्या स्पेशल, व्हाट दे हैव स्पेशल। पहला, स्पेशल टाइप ऑफ लीफ एनाटॉमी। अब लीफ एनाटॉमी जो है ये यहां से मार्क करिए। देखिए जो दिया हुआ है आपको क्रेंज, क्रेंज मतलब रैट, दैट मीन्स अरेंज, ठीक है। क्रेंज मीन्स रैथ, रैथ मीन्स अरेंजमेंट ऑफ सेल्स। अब इसमें आप क्रेंज एनाटॉमी लिखकर उसके दो पार्ट कर दें, एक बंडल शीथ सेल्स और एक मीजोफिल सेल्स, ठीक है जी। अब बंडल शीथ सेल्स में सेवरल लेयर्स होती हैं अराउंड वेस्कुलर बंडल, ठीक है। बंडल शीथ सेल्स में फॉर्म सेवरल लेयर्स अराउंड वेस्कुलर बंडल्स, ठीक है। हैविंग लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। इम्परवियस टू गैसियस एक्सचेंज एंड नो इंटरसेल्युलर स्पेस। तो ये क्वालिटीज हो गई किसकी, बंडल शीथ सेल्स की। पहला, सेवरल लेयर्स अराउंड आपका वेस्कुलर बंडल। सेकंड, लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। थर्ड, impervious to gaseous exchange, and four, no intercellular space, ठीक है जी। समझ में आ रही है बात। अब ये सारे फीचर्स किसमें नहीं है, मीजोफिल सेल्स में नहीं, ठीक, क्लियर। तो ये एक खास बात हो गई किसकी, C4 प्लांट्स की। दूसरा, हाई टेम्परेचर टॉलरेट कर सकते हैं ये, वो मैक्सिमम 25-30 डिग्री जाएंगे, ये 40 तक भी पहुंच सकते हैं। समझ में आ रही है बात। वो 25 से 30, 30 तो उनका अपर लिमिट हो गई, उससे ज्यादा तो टैम बोल जाएगी उनकी, लेकिन ये 40 तक भी पहुंच सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, दे शो हाई लाइट इंटेंसिटी, तेज धूप। अब इंटेंसिटी का मतलब यह है कि मान लीजिए आपका 1 मीटर स्क्वायर के ऊपर जितनी धूप पड़ रही है, और दूसरी जगह भी 1 मीटर स्क्वायर के, जिसमें नंबर ऑफ फोटॉन्स ज्यादा होंगे, एनर्जी पैकेट उसकी इंटेंसिटी ज्यादा होगी। तो उस तरीके ये हाई इंटेंसिटी को भी झेल लेते हैं। आप कहते हैं ना आज तो बड़ी धूप चटक है, बहुत बहुत तेज लग रही है, तो उसका मतलब क्या है कि उसकी इंटेंसिटी ज्यादा है, उसमें नंबर ऑफ फोटॉन्स ज्यादा है, ठीक है जी। नेक्स्ट, दे लैक ऑफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फोटो रेस्पिरेशन। समझ में आ रही है बात। फोटोसिंथेसिस से जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है उसके थ्रू वो आपका कार्बोक्सिलेज को ऑक्सीजनेज में बदल ले। समझ में आ रही है बात। कार्बोक्सिलेज रुबिस्को का फंक्शनिंग ऑक्सीजनेज बन जाए, आपका कार्बोक्सिलेज की जगह, तो उसको हम क्या कहते हैं, फोटो रेस्पिरेशन कहते हैं। अब उसका क्या नुकसान होगा वो भी पढ़ेंगे अभी हम, जिसकी अब ये सारी चीज प्रोडक्टिविटी इनकी हाई हो जाती है। समझ में आ रही है बात, क्लियर। अब इसके एग्जाम्पल मेज, सॉर्गम और शुगर केन, ये नोट कर लेना। C4 के आपके ये मेज, सॉर्गम, शुगर केन, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, अब यहां पर हम बात करते हैं इस पाथवे की। देखिए बड़े ध्यान से इसको समझिए, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऊपर आपको मीजोफिल सेल्स दिखा रखी हैं, नीचे बंडल शीथ सेल्स दिखा रखी हैं। देखिए आउटर साइड पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई। अब एटमॉस्फेरिक CO2 एंटर होते ही ये बन जाती है बाइकार्बोनेट आयन, ठीक, मिलकर। अब ये बाइकार्बोनेट आयन और PEP 3 कार्बन वाला कंपाउंड, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट,
पीईपी केज की प्रेजेंस में, यानी कि फॉस्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज की प्रेजेंस में, ये आपका फिक्सेशन ऑफ CO2 हो गया एंड देयर इज फॉर्मेशन ऑफ OAA, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, दैट इज फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड ऑफ C4 साइकिल, ये आपका बन गया। ठीक है जी, समझ में आ रही है बात। अब ये आपका फिक्सेशन या कार्बोक्सिलेशन हो गया, बात वही है बस। अब यहां पर क्या होगा, ट्रांसपोर्टेशन होगा प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू, मीजोफिल सेल से ये पहुंच जाएगा बंडल शीथ सेल में। अब इस टाइम पर ये C4 एसिड या तो मैलिक एसिड होगा या होगा एस्पार्टिक एसिड। तो ये C4 एसिड यानी कि ऑक्सैलो एसिटिक एसिड से जो कन्वर्जन है, ट्रांसपोर्टेशन है, ट्रांसपोर्टेशन के दौरान ये अपने और 4 कार्बन वाले कंपाउंड्स में कन्वर्ट हो जाएगा फॉर स्मूथ ट्रांसपोर्टेशन। मेन पर्पस है स्मूथ ट्रांसपोर्टेशन, इजी ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है जी, और ये बदल गया जी आपका। अब ये जैसे ही पहुंचेगा किसमें, बंडल शीथ सेल्स में, देयर इज डीकार्बोक्सिलेशन, दैट मींस रिमूवल ऑफ एलिमिनेशन ऑफ CO2। अब आप देख रहे हैं ये दिखा रखा आपको CO2 निकल रही है। अब ये CO2 तो C3 साइकिल के लिए यूज हो जाएगी, ठीक है, सेम C3 साइकिल। और जो C3 एसिड बना, समझ में आ रही है बात, बेसिकली यहां बनेगा ये पायरुविक एसिड, ये फिर ट्रांसपोर्ट हो जाएगा यहां C3 एसिड, अगेन ये किस में रीजनरेट हो जाएगा, पीईपी में। समझ में आ रही है बात, ठीक है। ये ट्रांसपोर्ट होके अगेन वही पायरुविक एसिड ही है यहां पर, लेकिन ये रीजनरेट हो जाएगा किसमें, क्योंकि पायरुविक एसिड भी 3 कार्बन वाला कंपाउंड है, तो अगेन इजी ट्रांसपोर्टेशन के लिए। और जैसे ही ये पहुंचेगा यहां तो ये C3 एसिड वापस रीजनरेट होकर फॉस्फोइनोल पायरुवेट बना देगा। अब यहां पर ध्यान रखिएगा, जो ये मीजोफिल सेल्स हैं इनके अंदर पीईपी केज होगा, रुबिस्को नहीं होगा। यहां पर रुबिस्को होगा, पीईपी केज नहीं होगा। दैट इज बोनांजा ऑफ नीड, बहुत आता है ये, स्पेशली आपको ध्यान में रखना है। यहां पर पीईपी केज है, रुबिस्को नहीं है, इसलिए C3 साइकिल इसमें पॉसिबल नहीं है। और यहां पर रुबिस्को है, पीईपी केज नहीं, इसलिए C4 पॉसिबल नहीं है। जुगाड़ ही ऐसा कर रखा है इन्होंने कि काम बिल्कुल बेहतरीन तरीके से चलेगा। दूसरा क्या, CO2 की कंसंट्रेशन हमेशा हाई रहेगी रुबिस्को के चारों तरफ, तो इसलिए फोटो रेस्पिरेशन के चांस ही नहीं। तो आप देखिए इवोल्यूशनरी कितने जबरदस्त चेंजेस इन्होंने अपने करे हैं। सब C3 थे शुरुआत में, लेकिन ये स्मार्ट बने अपने चारों तरफ के एटमॉस्फेयर के हिसाब से। इन्होंने अपने अंदर लेयर्स डेवलप करी, 2 बंडल शीथ सेल्स, मीजोफिल सेल्स, उसके अंदर फिर इन्होंने अपने एंजाइम्स अलग करे कि यहां भाई पीईपी केज रुबिस्को नहीं, यहां पर रुबिस्को पीईपी केज नहीं, ठीक है। और CO2 की कंसंट्रेशन हमेशा रुबिस्को के चारों तरफ ज्यादा रखी, ताकि वो हमेशा कार्बोक्सिलेज की तरह वर्क करे, कभी भी ऑक्सीजनेज की तरह वर्क कर ही ना सके। समझ में आ रही है बात, तो जिसकी वजह से क्या हो गया, प्रोडक्टिविटी हाई हो गई। अब आप लगातार इसमें CO2 की कंसंट्रेशन बनी रहेगी। भाई ग्लूकोज तो केवल C3 से ही बनेगा, C4 किस काम के लिए, C4 का काम है केवल CO2 की निरंतर सप्लाई बनाए रखना, कंटिन्यूअस सप्लाई। C4 का काम ग्लूकोज बनाना नहीं है, C4 का काम है कंटिन्यूअस सप्लाई, नॉन यानी कि अनइंटरप्टेड सप्लाई ऑफ CO2। दैट इज द जॉब ऑफ दिस C4 साइकिल।
C4 साइकिल कोई ग्लूकोज नहीं बना रहा है, ग्लूकोज तो वो C3 ही बनाएगी। समझ में आ रही है बात? तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये सारी चीजें ही आपको दिमाग में रखनी है, दीज आर क्रूशियल। अब देखें आप, तो यही सब चीजें दी हुई हैं, मार्क कर लिया सबने? देखिए अब इसी चीज को आप देखेंगे तो ऑल दीज क्रूशियल पॉइंट्स आर गिवन, ध्यान से आप देखते चलेंगे तो यही सारे आपको दिए हुए हैं। देखो, प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर 3 कार्बन कंपाउंड फॉस्फोइनोल पायरुवेट प्रेजेंट इन मेसोफिल सेल्स। देखिए पीईपी कार्बोक्सिलेज पीईपी केस लैक रुबिस्को, ठीक। तो C4 एसिड OAs फॉर्म, ठीक है जी। अब ये जैसे ही ट्रांसपोर्ट होगा फॉर्म्स अन अदर C4 कंपाउंड्स मैलिक एसिड और एस्पार्टिक एसिड इन द मीजोफिल सेल, बनता मीजोफिल में ही है ये भी, ठीक है। which are transported to bundle sheath cells. In the bundle sheath cells, C4 acids are broken down to release CO2 and 3 carbon molecule. 3 carbon molecule is pyruvic acid, ठीक है। 3 carbon molecule is transported back to mesophyll where it is converted into PEP again, or that completing the cycle. अब देखिए CO2 released is enter into the bundle sheath cells and C3 or Calvin pathway, a pathway common to plants that will take place. तो ग्लूकोज तो इससे ही बनेगा, लेकिन रुबिस्को के चारों तरफ CO2 लगातार मिलती रहे, यानी कि उसके पास बस उसको मौका ही नहीं दे रहे, ठीक है। नेक्स्ट, मीजोफिल सेल्स में ही होती है, वहां पर इस तरह, वहां पर ऐसा कोई चक्कर ही नहीं है ना, ठीक है। समझ में आ रही है बात? अब देखिए यहां पर लैक पीपी हो गया, ठीक है। बेसिक पाथवे, अब देखो स्पेशली दिया हुआ है, देखो बेसिक पाथवे दैट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ शुगर कैल्विन इन द कॉमन फॉर C3N, बनेगा इससे ही C3 से, ठीक है। क्लियर? डिड यू नो दैट कैल्विन पाथवे अकर्स इन ऑल द मेसोफिल सेल्स ऑफ C3 प्लांट्स? हर चीज दी हुई है। In the C4 plants, it does not take place in the mesophyll cell, but only in bundle sheath cells. क्योंकि वहां पर उसके पास रुबिस्को है ही नहीं, तो वो बनाएगा कहां से? ठीक है, क्लियर? अब आ जाइए जी फोटो रेस्पिरेशन, जिसे कहते हैं C3 प्लांट्स का सबसे बड़ा सरदर्द। वो तो सेम होना है, वही, वो तो वहां यूज होंगे ना C3 में, बस वो तो वैसे ही चलना है जैसे हमने पढ़ लिया। अब यहां पर देखिए फोटो रेस्पिरेशन को हम C2 साइकिल भी कहते हैं। फोटो रेस्पिरेशन इज आल्सो नेम्ड एज C2 साइकिल, जैसे C3 केल्विन, C4 और ऐसे ही ये C2। अब ये समझो कि ज्यादा फोटोसिंथेसिस, यानी कि फोटोसिंथेसिस C3 प्लांट्स में अपनी चरम सीमा पर होना, पीक पर होना, वो उनके लिए ही नुकसानदायक है। हुआ क्या है, जब बहुत बेस्ट होती है फोटोसिंथेसिस, ऑक्सीजन निकलेगी। अब चारों तरफ मीजोफिल सेल्स में जितना भी पैलिसेड पैरेन्काइमा और स्पॉन्जी पैरेन्काइमा के बीच में एयर स्पेसेस हैं, उनमें क्या फैल गई? ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन फैल गई तो क्लोरोप्लास्ट सबकी जगह पास आसपास क्या हो गई? ऑक्सीजन। अब रुबिस्को महाराज CO2 की जगह ऑक्सीजन कंसंट्रेशन बढ़ गई, बेपैंदी के लोटे हो गए, वो किधर लुढ़क गए? ऑक्सीजन की तरफ। दैट रोल हो गया उनका ऑक्सीजनेज। अब कायदे में बनना चाहिए था, बनना चाहिए था ये, दैट इज द एक्चुअल कंडीशन, लेकिन बनेगा क्या? बनेगा ये कि RUBP instead of converted into 2 molecules of PGA,
binds with O2 to form one molecule of phosphoglycerate and one molecule of phosphoglycolate। समझ में आ रही है बात? ये ना बनकर क्या बन रहा है, RuBp प्लस O2 इन प्रेजेंस ऑफ रुबिस्को। तो एक तो बन रहा है वन मॉलिक्यूल ऑफ फॉस्फोग्लिसरेट, फॉस्फोग्लिसरेट एंड प्लस वन मॉलिक्यूल ऑफ फॉस्फोग्लाइकोलेट। एक 3 का, 2 का। समझ में आ रही है जी बात? अब इसने सारा खेल बिगाड़ दिया, फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट बनाई नहीं। अब जब ये बनाई नहीं तो ये C3 में एंटर कैसे होगा, आगे कैसे होगा, रीजनरेट, वो रिडक्शन कैसे होगा, रीजनरेशन कैसे होगा। ठीक है जी, क्लियर। जिसे हम क्या कहते हैं, फोटो रेस्पिरेशन। अब 2 कार्बन वाला कंपाउंड बन रहा है, इसलिए इसको मैंने कहा था आपसे C2 साइकिल भी कहते हैं। अब यहां पर देखिए, अब नुकसान क्या है इसमें, शुगर की सिंथेसिस हो नहीं पाएगी अब, और ना ही एटीपी बनेंगे। भाई, अरे भाई, शुगर बनेगा जब भी तो रेस्पिरेशन होकर एटीपी बनेगा, तो एटीपी भी नहीं बनेंगे। उसके बाद आ गया रादर, एक CO2 यूटिलाइज हो रही है, रादर इट रिजल्ट्स इन द रिलीज ऑफ CO2 विद द यूटिलाइजेशन ऑफ एटीपी। उल्टा एटीपी यूज हो रहा है और CO2 वेस्ट हो रही है, एक मॉलिक्यूल। सो दैट्स वाई। हाँ हाँ, तो सी, हाँ तो दो दो का हो गया ना, ये दो ये और एक CO2 रिलीज हो गई। बहरहाल उसको हम क्या कर सकते हैं, बैलेंस करने का खेल है, उसमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। तो फॉस्फोग्लिसरेट आपका उसी तरीके से ग्लाइकोलेट के बेसिस पर, ठीक है, तो उसमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। यूटिलाइज हो रहा है एक एटीपी, एक CO2 निकल रही है उल्टा, ठीक है। तो इसलिए फोटो रेस्पिरेशन, ना तो सिंथेसिस हुआ, इसलिए कोई भी फायदे का सौदा नहीं है। अब मान लीजिए आपसे पूछ लिया जाए, इट्स अ वेस्टफुल प्रोसेस, वाई? 2 रीजन से हो गया, CO2 यूज हो रही है, एटीपी यूज हो रहा, शुगर बन नहीं रही। तो फायदा नहीं है, कहीं भी नुकसान ही हो रहा है। भाई CO2 का काम क्या है, कंज्यूम करना, प्लांट का काम क्या है, CO2 को यूज करके ग्लूकोज में बदलना, वो उल्टा वेस्ट हो रहा है। एटीपी उसमें रहा है, उल्टा जनरेट हो रहा है, वो यूज हो रहा है, यूटिलाइज हो रहा है जनरेट होने की जगह, और ग्लूकोज बन नहीं रहा। अगर ऐसा हो जाता तो क्यों दिया जाता, हो तो नहीं रहा ना, क्योंकि CO2 से कंसंट्रेशन कहीं ज्यादा O2 की है, तो वो O2 से कैप्चर हो रहा है रुबिस्को, वो ऑक्सीजनेस की तरह वर्क कर रहा है। अब ये कंडीशन C4 में क्यों नहीं होती, मैंने अभी बताया आपको, वहां कंटिन्यूअस सप्लाई है किसकी, यहां पर देखो कंसंट्रेशन होगा, कंपटीशन नहीं होगा। यहां पर कंसंट्रेशन के बेसिस पर होगा, स्ट्रक्चरल बेसिस पर नहीं। वो स्ट्रक्चरल बेसिस पर था, ये दोनों की स्ट्रक्चर सेम है, यहां तो स्ट्रक्चर तो सेम है ही नहीं, यहां तो एफिनिटी हो गई, यहां एफिनिटी के बेसिस पर हो गया। ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज्यादा है CO2 की वजह से, उसने खेल बिगाड़ दिया सारा। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट देखिए, अब यहां पर ये इन्होंने बता ही दिया कि C4 में क्यों नहीं होता, क्योंकि CO2 की लगातार कंसंट्रेशन, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट किए,
अब नेक्स्ट आता है इसके डिफरेंसेस दिए हुए हैं, देखिए ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं, बहुत पूछे जाते हैं। अब सिंपल रेफरेंस देते चले, इसका सारी चीजें आपके सामने है। यू हैव टू पिक द राइट ऑप्शन, केवल राइट ऑप्शन आपको पिक करना है, ठीक है। देखिए सेल टाइप इन विच केल्विन साइकिल टेक्स प्लेस, इसमें मीजोफिल, इसमें बंडल शीट, ठीक है जी। नेक्स्ट, सेल टाइप इन विच इनिशियल कार्बोक्सिलेशन टेक्स प्लेस, दोनों में मीजोफिल है, दोनों में मीजोफिल है। नेक्स्ट, हाउ मेनी सेल टाइप्स डज द लीफ हैव दैट फिक्स CO2, ठीक है। नेक्स्ट, विच इज द प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर, इसमें RUBP, इसमें PEP, ठीक है। कार्बन कंपाउंड्स कितने हो गए, इसमें 5, इसमें 3, नंबर ऑफ कार्बन इन द प्राइमरी CO2, तो इसमें 5, इसमें 3। नेक्स्ट, विच इज द प्राइमरी CO2 फिक्सेशन प्रोडक्ट, इसमें हो जाएगा PGA, इसमें OA। नंबर ऑफ कार्बन इन द प्राइमरी, इसमें 3, इसमें 4। डज द प्लांट हैव रूबिस्को, यस, दोनों में ही है रूबिस्को। डज द प्लांट हैव PPK, इसमें नो, इसमें यस, ठीक है जी। नेक्स्ट, विच सेल्स इन विच द प्लांट हैव रूबिस्को, तो इसमें तो मीजोफिल सेल्स में, इसमें बंडल शीथ सेल्स में, ठीक है जी। अब ये कह रहे हैं, देखिए CO2 फिक्सेशन रेट अंडर हाई लाइट कंडीशन, इसमें लो हो जाएगा, उसमें हाई हो जाएगा। नेक्स्ट, वेदर फोटो रेस्पिरेशन प्रेजेंट एट लो ऑक्सीजन, लो लाइट इंटेंसिटी, दोनों में ही नहीं होगी, क्योंकि लो लाइट इंटेंसिटी पर तो एक्टिवेशन दोनों का ही पॉसिबल नहीं है, क्योंकि भाई सबसे पहला स्टेप तो CO आपका लाइट को ट्रैप करना है, तो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स नॉट गेट एक्साइटेड एट दैट लो इंटेंसिटी, ठीक है जी। नेक्स्ट, नहीं नहीं, दोनों लो इंटेंसिटी पर दोनों का कोई खास मॉडरेशन नहीं होता। नेक्स्ट, फोटो रेस्पिरेशन प्रेजेंट एट हाई इंटेंसिटी, तो वो हाई इंटेंसिटी पर उसमें हो जाएगा C3 में, C4 में फोटो रेस्पिरेशन हाई इंटेंसिटी पर भी नहीं होने का है। नेक्स्ट, फोटो रेस्पिरेशन लो CO2 कंसंट्रेशन, दोनों में ही नहीं होने का है। नेक्स्ट, वेदर फोटो रेस्पिरेशन वुड बी एट हाई CO2 कंसंट्रेशन, इसमें हो जाएगा, उसमें नहीं होगा। और टेम्परेचर ऑप्टिमम, इसमें 20 से 25, इसमें 30 से 40 हो जाएगा। और एग्जाम्पल्स आपको मैंने बताई दिए, इसके अंदर आप मेज, सोरगम, शुगर केन, और उसमें, ठीक है, बेल पेपर, टोमेटो, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट देखिए जी, अब फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, और इसे दो पार्ट में करेंगे आप, एक्सटर्नल फैक्टर्स और इंटरनल फैक्टर्स, ठीक है जी। लिख सकते हैं उसमें, वो देखो ऐसा है, ये डिपेंड करता है कंडीशन पर, तो इसका बिल्कुल साफ आंसर आप नहीं दे सकते। नेक्स्ट, फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस, तो इसके दोनों तरीके के, प्लांट फैक्टर्स और इंटरनल फैक्टर्स, और दूसरा हो गया एक्सटर्नल फैक्टर्स। अब हम प्लांट फैक्टर्स की बात करते हैं। भाई देखिए, नंबर, साइज, एज एंड ओरिएंटेशन ऑफ लीफ, जितना ज्यादा होगा, भाई लीफ जितनी ज्यादा होंगी उतने ही आपके स्पोरा ज्यादा होंगे, क्लोरोप्लास्ट ज्यादा होंगे, साइज जितना बड़ा होगा सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, एज से इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, जैसे जैसे बूढ़ी होती चली जाएगी भी लीफ, तो वहां उस चीज का फर्क पड़ेगा। ओरिएंटेशन, ठीक है, ओरिएंटेशन क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा सरफेस पर उसकी धूप पड़नी चाहिए, तो उसकी ओरिएंटेशन इस तरीके, तो हर लीफ चाहती है, उसके बेसिस पर ही वो कर ही लेते हैं, उसके बेसिस पर एडजस्टमेंट, ठीक है जी। मीजोफिल सेल्स, क्लोरोप्लास्ट, नंबर इनका, इंटरनल CO2 कंसंट्रेशन एंड अमाउंट ऑफ क्लोरोफिल। अब ये वो चीज है जो जेनेटिक मेकअप के ऊपर डिपेंड करता है, इसके अंदर
अब कोई कुछ नहीं कर सकता, वो तो जो जेनेटिक मेकअप उस प्लांट को मिला हुआ है उसके बेसिस पर उसका, तो दैट इज इनबिल्ट। ठीक है। नेक्स्ट, अब जो चीज बाहर की है एक्सटर्नल, वो चार है आपके, सनलाइट, टेम्परेचर, CO2 कंसंट्रेशन एंड वाटर, जिसमें तीन का डायरेक्ट इफेक्ट है और वाटर का इनडायरेक्ट इफेक्ट है। ठीक है जी। तो देखिए अब सबसे पहले हम पढ़ते हैं इसमें ब्लैकमैन्स लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। अब ये क्या कहता है ब्लैकमैन्स लॉ, इस चीज को अच्छे तरीके से समझिए। व्हाट डज इट मीन, इसका एक्चुअल मीनिंग है क्या। देखिए आपका हमने ले लिया कंसंट्रेशन ऑफ CO2, टेम्परेचर, और तीसरा ले लिया हमने लाइट इंटेंसिटी और रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि भाई CO2 कंसंट्रेशन जो है जितनी होनी चाहिए प्रॉपर है, टेम्परेचर भी आपका प्रॉपर है, दैट मीन्स अराउंड आपका मानकर चलिए 25 सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस तक, जिसके अंदर C3 C4 दोनों बेस्ट वर्क कर लेंगे अपना। ठीक है जी। और लाइट इंटेंसिटी भी प्रॉपर है, ना कम ना ज्यादा, तो यहां पर नॉर्मल फोटोसिंथेसिस होगी। ठीक है। ठीक है। अब यहां पर क्या हुआ कि जो CO2 कंसंट्रेशन है दैट गोज डाउन, ये दोनों ओके हैं अपनी जगह वहीं जहां होनी चाहिए थी, तो भी रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस डिक्रीज करे। नेक्स्ट, यहां पर ये ओके, टेम्परेचर हो गया 20 से नीचे, लो आपका मिनिमम टेम्परेचर हो गया, लो टेम्परेचर हो गया, ये भी ओके, तो भी फोटोसिंथेसिस गोज डाउन। नेक्स्ट, ये भी ओके, ये भी ओके, लाइट इंटेंसिटी लो हो गई, तो भी फोटोसिंथेसिस, यानी कि तीन में से ये एक रिले रेस की तरह है, चार एक टीम में दौड़ रहे हैं, एक भी कमजोर निकला रेस हार जाओगे। तो ऐसे ही यहां पर है, तीनों में से एक भी फैक्टर कमजोर हुआ तो वो बाकी दोनों के मजबूत होने को भी काम खराब कर जाएगा उसका। सो दैट इज ब्लैकमैन्स लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। जो लिमिट कर रहा है वो भारी पड़ेगा एक्सेस करने वालों पर, बढ़ाने वालों पर। समझ में आ रही है बात। दैट इज द मीनिंग ऑफ ब्लैकमैन्स लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। ठीक है। नेक्स्ट देखिए जी। अब सबसे पहले इसमें ये बता रहे हैं लाइट इंटेंसिटी। अब इसमें दो तीन पॉइंट बड़े लाजवाब हैं जिनको बड़े ध्यान से आपको सुनना है और समझना है। देखिए यहां पर तीन बातें एक साथ डिस्कस होंगी, लाइट की क्वालिटी, लाइट की इंटेंसिटी और ड्यूरेशन ऑफ एक्सपोजर। देखो जहां लाइट इंटेंसिटी ज्यादा होगी तो ऑटोमेटिकली क्वालिटी वहां इंप्रूव हो जाएगी, सिंपल सी बात। मेन डिफरेंस कोई खास नहीं है, ये ऐसे समझो सिंगेमी और फर्टिलाइजेशन, ऑलमोस्ट सेम। भाई देखो क्वालिटी किसकी बेटर होगी, जिसके अंदर फोटोन ज्यादा होंगे, जिसकी इंटेंसिटी ज्यादा होगी। अब ऐसे भी आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, मान लीजिए कि किसी के जो लाइट पड़ रही है उसके अंदर रेड रीजन और आपका ब्लू रीजन का जो एक्सपोजर है वो ज्यादा है, तो वो फोटोसिंथेसिस के लिए उसकी क्वालिटी बढ़िया हो गई। ऐसे भी डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, नो डाउट। ठीक है। तो क्वालिटी, इंटेंसिटी और ड्यूरेशन कितनी देर के लिए मिल रही है। ठीक है। अब ये तीनों बातें लाइट के फैक्टर को डिसाइड करती है। ठीक है जी। अब देखिए जी, अब आप देख रहे हैं लीनियर रिलेशनशिप, आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे लाइट इंटेंसिटी बढ़ रही है एक हद तक फोटोसिंथेसिस बढ़ती चली जा रही है। अब ई क्या शो कर रहा है, ई सैचुरेशन शो कर रहा है, और ये बी क्या शो कर रहा है, मैक्सिमम। ये आपको क्या शो कर रहा है,
कि ये वो पॉइंट है जहां पर मैक्सिमम लाइट मिल रही है उसे। ठीक है जी, क्लियर। अब यहां पर सी सैचुरेट क्यों हो गया? क्योंकि अदर दो फैक्टर्स जो हैं वो नहीं बढ़ रहे। अब लाइट बढ़ती चले जा कितनी, कोई सा भी एक फैक्टर अगर सैचुरेट हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड या टेम्परेचर, तो वहीं की वहीं वो सैचुरेट हो जाएगा। भाई बढ़ना तो तीनों को ही है ना, एक भी लिमिट कर देगा। हाँ, धीरे धीरे जैसे जैसे इंटेंसिटी बढ़ रही है वैसे। आप देखो यहां पर ये यही बात कह रहे हैं दैट देयर इज ए लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन आपका इंसिडेंट लाइट एंड CO2 फिक्सेशन रेट एट लो इंटेंसिटीज। ठीक है, एट हायर इंटेंसिटीज ग्रेजुअली द रेट डज नॉट शो फर्दर इंक्रीज एज अदर फैक्टर्स बिकम लिमिटिंग। तो ये इसका आंसर दे दिया कि भाई वहां पर क्यों नहीं शो कर रहा, लिमिट क्यों शो कर रहा है, क्योंकि अदर फैक्टर लिमिट हो गए। अब नेक्स्ट देखिए जी, यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट बात है। व्हाट इज इंटरेस्टिंग टू नोट दैट लाइट सैचुरेशन अकर्स एट 10% ऑफ द फुल सनलाइट। जितना मिल गई उसे वहां सैचुरेशन आ जाएगा, लाइट का काम प्लांट का पूरा। ओके, अब इससे ज्यादा वो लेने की कोशिश करेगा तो सोलराइजेशन के चांसेस बढ़ जाएंगे, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल के फूकने के चांसेस बढ़ जाएंगे। समझ रहे हो हमारी बात? ठीक है, तो इसलिए उसने एक अपनी लिमिट बना ली। ठीक है, और इसीलिए क्या कहते हैं 10 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करेंगे आप तो फोटोसिंथेसिस, बाकी भी फैक्टर उसी तरीके से है, तो दैट गेट्स डबल। ठीक है, समझ में आ रही है बात? अब यहां पर एक बड़ा इंपॉर्टेंट है, अब कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिनको लिए लाइट कोई फैक्टर है ही नहीं, जैसे कि डेंस फॉरेस्ट में कैनोपी बन गई, अब उसमें से छन छन कर मिल रही है, उनके पास बेचारों के पास मिल ही रहा है उन्हें बचा कुचा, उस बचे कुचे में भी उन्होंने अपने आप को इस तरीके से ढाल लिया है, वो फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, तो वहां लाइट लिमिटिंग फैक्टर है ही नहीं। अब ऐसे ही ब्रायोफाइट्स शेड में भी फोटोसिंथेसिस कर लेते हैं। समझ में आ रही है बात? तो लाइट एक फोटोसिंथेसिस का जरिया उनके लिए है ही नहीं। तो यहां पर ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि एक्सेप्ट फॉर प्लांट्स इन शेड और डेंस फॉरेस्ट, तो यहां लिख लेना कौन है ये, ब्रायोफाइट्स स्पेशली, द लाइट इज रेयरली अ लिमिटिंग फैक्टर इन नेचर। अब देखिए, अब इससे ज्यादा इंक्रीज इन इंसिडेंट लाइट बियॉन्ड अ पॉइंट दैट कॉज ब्रेकडाउन ऑफ क्लोरोफिल, डिक्रीज इन फोटोसिंथेसिस, तो जिसे हम क्या कहते हैं, सोलराइजेशन। इसे ही हम सोलराइजेशन कहते हैं। फोटो ऑक्सीडेशन, देखो फोटो ऑक्सीडेशन एक दूसरी चीज है, वो कह सकते हैं, लेकिन वहां पर फोटो ऑक्सीडेशन का मीनिंग क्या है कि सारा जोर किस पर आ गया, क्लोरोफिल ए पर। यहां पर ये बात नहीं है, यहां पर सारे पिगमेंट्स के लिए बात चल रही है। समझ में आ रही है बात? नेक्स्ट आ जाइए अब, कार्बन डाइऑक्साइड, कुछ पूछना है? कार्बन डाइऑक्साइड, अब देखिए नेचर के अंदर बहुत लेस कंसंट्रेशन है, 0.03 से 0.04 के बीच। ठीक है, इंक्रीज इन कंसंट्रेशन अप टू 0.05% कैन कॉज इंक्रीज इन CO2 फिक्सेशन रेट्स, बियॉन्ड दिस लेवल कैन बिकम अ डैमेजिंग ओवर द पीरियड। तो यानी कि प्लांट 0.05 आ जाए खुश। देखो बेटा, CO2 आप उसकी 20 से 25 टाइम्स ज्यादा सॉल्युबल है, इसी तरीके से है ये भी, उसकी सॉल्युबिलिटी कहीं ना कहीं ज्यादा है। अब उसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा है तो उसको सर्कुलेट करना मुश्किल हो जाएगा ना, गैसियस स्टेज में तो उसका सॉल्युबल मतलब सर्कुलेशन बेहतर है, लेकिन जहां वो पानी में घुलती चली गई तो उसका सॉल्यूशन, सॉल्युबिलिटी बढ़ गई उसकी, तो अब उसको आप कैसे फैचअप करोगे? भाई जो चीज घुल गई वो तो अटकी रह गई ना, वो पास थोड़ी होगी, तो इस चीज का फर्क पड़ेगा। ठीक है, तो जहां 0.05% हुआ, सैचुरेशन हो गई, प्लांट अपने स्टोमेटा पार्शली क्लोज कर देंगे क्योंकि उनका CO2 का काम हो गया। ठीक है जी, अब यहां पर देखिए बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, अब दोनों के लिए सैचुरेशन डिफरेंट है, C3 के लिए अलग है, C4 के लिए अलग है। देख
C3 के लिए बात करें आप, हाई इंटेंसिटी पर दोनों ही इंक्रीज रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस शो करते हैं, ठीक है। व्हाट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट C4 प्लांट शो सैचुरेशन आराम से वो 360 माइक्रोलीटर पर लीटर पर शो कर देते हैं, लेकिन वहीं C3 प्लांट्स का लेवल इससे कहीं ज्यादा है, वो 450 पर सैचुरेट हो रहे हैं। तो यहां भी ये किफायत में काम निपटा रहे हैं। C4 प्लांट्स यहां पर भी किफायत में काम निपटा रहे हैं, बनी रही, तो उनका सैचुरेशन अर्ली आ जाता है। अब यहां पर इसी चीज का, अब इनकी हाई CO2 कंसंट्रेशन का फायदा हमने कमर्शियली उठाया, और ये फिर इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब क्या करते हैं, ग्रीन हाउस वेजिटेशन आपने पढ़ा है, प्लांटेशन, वही यूज करते हैं हाई इंटेंसिटी ग्रीन हाउस क्रॉप्स में, जैसे टोमेटो है, बेल पेपर है, तो उसमें क्या होता है, CO2 एनरिच्ड एटमॉस्फेयर डेवलप कर देते हैं, तो फोट बढ़ जाएगा और प्लांट की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी। हाँ, तो वो उतना उतना ही मेंटेन रखते हैं कि वहां तक ना पहुंचे। जी, ठीक है। तो यहां पर ये हो गया कॉन्सेप्ट, और ये उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन और कमर्शियल एप्लीकेशन। नेक्स्ट, टेम्परेचर। देखिए भाई, टेम्परेचर डार्क रिएक्शन बीइंग एंजाइमेटिक, लाइट रिएक्शन का टेम्परेचर से कोई लेना देना नहीं है, एंजाइमेटिक बेसिस पर टेम्परेचर से वैसे लेना देना है क्लोरोफिल मॉलिक्यूल को एक्साइट करने के लिए, लेकिन किसके लेवल पर नहीं है, एंजाइम लेवल पर नहीं है, ठीक है जी। तो हायर टेम्परेचर पर देखिए, दो द लाइट रिएक्शंस आर आल्सो टेम्परेचर सेंसिटिव, they are affected to much lesser extent in terms of enzymes they are telling about. So C4 plants respond to higher temperature and higher rate of photosynthesis, while C3 have a much lower temperature optimum. भाई आप देख ही रहे हैं, वो मैक्सिमम 25 है, उसमें 40 तक भी पहुंच रहे हैं, तो 15 डिग्री बहुत मायने रखता है। The temperature optimum of for photosynthesis of different plants also different, that depends upon habitat. अब जैसे ट्रॉपिकल प्लांट्स हैं, have higher temperature optimum than temperate, भाई एडेप्टेशन कंडीशन ही उस तरीके से। अब लास्ट आता है जी आपका वाटर, वाटर के बेस, ऑब्वियस सी बात। तो अब वाटर के बेसिस पर देखो, इसका डायरेक्ट रिलेशन कोई नहीं है, जितना भी प्लांट एब्जॉर्ब करता है वाटर, उसका केवल मुश्किल से 1% यूटिलाइज होता है फोटोसिंथेसिस में, 99% विल बी ट्रांसपायर्ड। लेकिन इसीलिए ट्रांसपिरेशन इज ए नेसेसरी इविल, आवश्यक बुराई है। क्यों करना पड़ता है प्लांट को ट्रांसपायरेशन, क्योंकि उसे ट्रांसपिरेशन पुल की वजह से एसेंट ऑफ सैप में हेल्प मिलेगी, केवल और केवल ये रीजन है जिसकी वजह से उसको ना चाहते हुए भी इस बुराई को अपनाना पड़ता है, क्योंकि केवल 1% पानी भी अगर है तो भी फोटोसिंथेसिस का काम हो जाएगा, ओनली 1%, वट एवर द प्लांट इज एब्जॉर्ब। तो यहां पर अब क्या हुआ, वाटर स्ट्रेस हो गया, तो ना चाहते हुए भी पानी कम होने की वजह से डिहाइड्रेशन और लॉस ऑफ वाटर को रोकने के लिए प्लांट को अपने पार्शियली स्टोमेटा क्लोज करने पड़ेंगे, CO2 अपटेक रिड्यूस, ठीक है जी। तो देखिए, वाटर स्ट्रेस रिड्यूसिंग CO2 अवेलेबिलिटी, इसके अलावा वाटर स्ट्रेस लीफ को विल्ट कर देगा, तो सरफेस एरिया कम हो जाएगा, रिड्यूसिंग द सरफेस एरिया, जिसकी वजह से मेटाबॉलिक एक्टिविटीज भी। तो ये सब इनडायरेक्ट इफेक्ट देख रहे हैं ना आप, तो इसलिए यही कहते हैं कि वाटर से कोई डायरेक्ट इफेक्ट नहीं, ठीक है। अब इसी तरीके से एक बार ये सारा इसका समरी पढ़ लीजिए, एक बार देख लीजिए, इसमें कोई भी ऐसी चीज जो आपको अभी तक जो आपने पढ़ा है उससे अलग हटकर मिलती है, मार्क इट। तो बच्चों, हमने इसको बड़े आसान तरीके से कंप्लीट किया, बहुत ही इजी वे में इसको कंप्लीट किया, और नीट के एसेंस के साथ इसको कंप्लीट किया। कल हम स्टार्ट करेंगे रेस्पिरेशन, और मैं कोशिश करूंगा कि वो एक पूरे के पूरे एक क्लास में कंप्लीट हो जाए, और हम उसको भी इजीएस्ट तरीके से पढ़ें। और ये फिजियोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम कैप्चर यही करेगा आपके 360 मार्क्स का, तो इसलिए उसके हिसाब से आप भी मैक्सिमम तरीके से इनको पैचअप करिए, तैयारी कीजिए। कल मिलते हैं फिर, और
आगे के चैप्टर को कंप्लीट करते हैं। गुड बाय।